जब भी कोई सुंदर आशियाना, होटल, फ्लैट, रेस्टोरेंट या रिजॉर्ट हम देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले एक ही सवाल आता है कि इसका आर्किटेक्ट कौन होगा। किसी भी प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन साथियों, नथिंग कम्स इजी इन लाइफ। कदम कदम पर स्ट्रगल और मुसीबतें आती हैं जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो चलिए आज हम बात करते हैं आर्किटेक्ट के प्रोफेशन के बारे में कि उन्हें प्रोफेशनली किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका क्या समाधान है। मैं जया सिंह नरूका आपका स्वागत करती हूं एक नई वीडियो में और आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्किटेक्ट तुषार सुगानी जी, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट जेम राजस्थान चैप्टर और ACGSA के चेयरमैन हैं और साथ ही कई अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी हैं। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं आप सभी के जाने माने गवर्नमेंट पॉलिसी के एक्सपर्ट विष्णु गोयल जी, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं और राजस्थान की सभी प्रमुख संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मैं तुषार जी और विष्णु जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो तुषार जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप देश विदेश की इतनी सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज आप जिस मुकाम पर हैं, आपने अपने प्रोफेशन की शुरुआत कैसे करी? हम आपकी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। देखिए, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन एक बहुत ही डिफरेंट प्रोफेशन है, जिसमें जब भी कोई एस्पिरेंट इस प्रोफेशन को चूज करता है तो उसका इंटरेस्ट होना इस प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपने जैसे सवाल किया मेरे बारे में, मेरी जर्नी कैसी रही और मैंने कैसे इस प्रोफेशन को चूज़ किया, तो मैं बहुत फोकस था। जब पहले हमारा घर बन रहा था, आई वॉज फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, माई फादर वॉज अ बैंकर, और वो अपना एक घर बना रहे थे, तो मुझे उस घर में उन्होंने इन्वॉल्व किया और उसी इन्वॉल्वमेंट के कारण मुझे धीरे धीरे इस प्रोफेशन में मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया। और फाइनली व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन IIT, मुझे MNIT में सब कुछ मिल रहा था, लेकिन आई ऑप्टेड फॉर आर्किटेक्चर क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन के लिए एक पैशन सा डेवलप हो गया था घर बनाते हुए अपना खुद का। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो प्रोफेशन है ये एक 5 ईयर कोर्स है। एक इंजीनियरिंग कोर्स जो होता है वो 4 ईयर कोर्स होता है, तो 1 साल की ज़्यादा हार्डशिप होती है इसमें। तो जब भी कोई स्टूडेंट आर्किटेक्चर को चूज करता है वो बहुत फोकस्ड होता है। 5 साल की जो कॉलेज में स्टडीज होती है बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि उस समय एक स्टूडेंट वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के वर्ल्ड से आता है और उसके बाद वो सीधे स्पेसेस, हार्मनी, प्रपोर्शंस, बैलेंस इस वर्ल्ड में घुस जाता है। तो ही बिकम्स मोर ऑफ अ आर्टिस्ट। जबकि होता ये है कि 12th के बाद में उस पेरेंट्स सोचते हैं कि ही इज एंटरिंग इनटू इंजीनियरिंग फील्ड, बट वो आर्किटेक्चर फील्ड में जाता है। और आर्किटेक्चर इज बीइंग टोल्ड आर्किटेक्चर इज मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, तो इसमें आदमी को एक आर्टिस्ट अप्रोच होनी बहुत जरूरी होती है। 5 साल की स्टडीज के बाद में जैसे ही मैं कॉलेज से बाहर निकला तो पता लगा कि ये प्रोफेशन जो मैंने कॉलेज में पढ़ा था और जो वास्तविक रूप में इस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट थी बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस थे। कॉलेजेस में टीचर्स के आगे जूरी देना एक सिस्टम हुआ करता था, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ में डिस्कशंस करके डिज़ाइन का इवोल्यूशन करना अलग अलग सिस्टम हुआ करता था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट आप प्रोफेशन में आते हैं तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले लर्निंग जो मैंने अपने कॉलेज टाइम्स में की, उसके बाद शुरू की 10 साल की जो मेरी प्रैक्टिस थी वो टोटली अनलर्निंग थी। अनलर्निंग क्या, जो मैंने कॉलेज में सीखा लेकिन वो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में वो एक तरह से वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर मैं किसी क्लाइंट के आगे ड्राइंग बना के लेके जाता तो वो 1 मिनट में उसको रिजेक्ट कर देता था। तो इस रिजेक्शन की फीलिंग मेरे मन में कॉलेज टाइम में नहीं थी। जब क्लाइंट को सेटिस्फाई करता था, क्लाइंट एक लेवल पे मेरे डिजाइन के साथ सेटिस्फाई होता था, तो दूसरा एस्पेक्ट आता था फीस का। तो वो फीस के लिए कहता था आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, वापस से डिमोरलाइजेशन का फेज आता था, लेकिन उसको भी हमने विथस्टैंड किया। फीस की बात आने के बाद में जब एग्जीक्यूशन स्टेज पे कोई प्रोजेक्ट आता था, तो चूंकि एक हिंदुस्तानी परिवेश में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे वेल विशर्स होते हैं क्लाइंट के, तो बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता था। उनको विथस्टैंड करना अपने आप में एक नया प्रेशर, नया चैलेंज हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों को करते करते जिस तरह से कहते हैं ना कि एक आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं इन सब हार्डशिप्स को देखते देखते, तो 5, 7, 8 साल बाद जब प्रोजेक्ट्स स्काईलाइन पे आए, कुछ प्रोजेक्ट्स दिखे, उससे कुछ दूसरी क्लाइंटल आने लगी,
तो थोड़ी सी मैच्योरिटी आई। उसके बाद एक शुरू के 2-3 साल बहुत हार्डशिप के थे, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आपको स्काई इज द लिमिट, लेकिन शुरू के 2-3 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस पूरी जर्नी में जो 10 साल की प्रैक्टिस तक मैंने अनलर्निंग की, उसके बाद में मैंने चालू किया रीलर्निंग करना, क्योंकि जब एक परिप्रेक्ष्य में मुझे आर्किटेक्चर की थोड़ी सी समझ आने लग गई, तब मुझे लगा कि अब ये हाई टाइम है कि मैं अपनी लर्निंग अनलर्निंग के साथ में रीलर्निंग करूं। तब मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को अब सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, मुझे अर्बनिज्म के बारे में सोचना चाहिए, किस तरह से वर्नाकुलर विजडम हमारे पुरखों ने आर्किटेक्चर को एक आयाम दिया था, उसको मैं अपने डिज़ाइन प्रोसेस में कैसे लाऊं। क्योंकि मैं एक जयपुर का बाशिंदा हूँ, जयपुर शहर में बला पड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से हमारे पुरातत्व जो आर्किटेक्चर है, किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो सारे फैक्टर्स काम करते रहे, लेकिन चूंकि जब आपने पूछा जर्नी के मेन 3 फैक्टर क्या थे, तो जर्नी के 3 फैक्टर मेरे थे PHC। सबसे पहले था P मतलब पैशन, कि एक प्रोफेशन के लिए एक पैशन था, जो कि मुझे हर विपरीत परिस्थितियों में सामना करने का एक मौका देता था, एंड उसको विथस्टैंड करने में मुझे बहुत हेल्प मिलती थी। पैशन के साथ में जब तक ऑनेस्टी नहीं आएगी, आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इस पैशन के साथ में ऑनेस्टी के साथ काम किया, अपने वर्क एथिक्स को बहुत प्रेफरेंस दी जिंदगी में, और ये सब चीज़ अचीव करने के बाद, पैशन और ऑनेस्टी के बाद में पता लगा कि जब तक जो आप अपना क्रिएशंस क्रिएट कर रहे हैं, इस सोसाइटी को दे रहे हैं, उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, क्योंकि हर मोड़ पे नई चीज़, कुछ लोक लुभावनी चीज़ें आती है जो आपको टेम्प्ट करती है, उससे विचलित नहीं होना है और एक कंसिस्टेंट प्रोफेशन के रूप में काम करना है। तो PHC मेरी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। तो जर्नी बड़ी अच्छी रही, मतलब आई हैव रियली एंजॉयड इट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जिस तरह से मेरी लाइन ऑफ एक्शन रही, उसने मुझे डेफिनेटली काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, एंड स्टिल इम्प्रोवाइजेशन का चांस जिंदगी भर रहेगा मेरे प्रोफेशन में, एंड आई विल कीप अप इम्प्रोवाइजिंग माई सेल्फ एज एन आर्किटेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी, हमें आपकी जर्नी के बारे में बताने के लिए। और मुझे लगता है कि जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं और आने वाली जो नई जनरेशन है, वो आपकी जर्नी सुनकर उन्हें मोटिवेशन मिलेगा। विष्णु जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप गवर्नमेंट पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, तो जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं वो अपना काम शुरू करते हैं या कोई भी वर्क लेते हैं या प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेते हैं, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप उन्हें बताएं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्किटेक्ट का जो वर्क होता है वो काफ़ी वाइड वर्क होता है। जब भी हम कोई बिल्डिंग या प्रोजेक्ट देखते हैं, तो वो एक बिल्डिंग या प्रोजेक्ट नहीं होता है, वो बहुत सारी एजेंसियों का एक जॉइंट एफर्ट होता है। आर्किटेक्ट का वर्क केवल मैप बनाना ही नहीं है। आर्किटेक्ट के अंदर ड्राइंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, अनेक एजेंसियों से कोऑर्डिनेट करना, फील्ड स्टडी, सुपरविजन, ये सारा आर्किटेक्ट के फील्ड में आता है। कोई भी क्लाइंट जब किसी आर्किटेक्ट को अपना प्रोजेक्ट देता है, तो आर्किटेक्ट उस क्लाइंट को लीड करता है, और अनेक एजेंसी होती है, तो उन सब में सबसे जो ट्रस्टेड होता है, यानी सबसे विश्वासपात्र होता है, वो आर्किटेक्ट होता है। जब हम छोटा सा घर बनाते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत से जनों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। हमें प्लम्बर से, इलेक्ट्रिशियन से, जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करना है उनसे, इंटीरियर डेकोरेटर से, इन सबको कोऑर्डिनेट करने का काम आर्किटेक्ट का होता है। तो आज कोई भी क्लाइंट जो अपना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, तो वो चाहता है कि मेरा काम एकदम परफेक्ट हो, तो ऐसे केस में आर्किटेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ कि जब भी किसी आर्किटेक्ट के पास कोई प्रोजेक्ट आता है, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, तो आर्किटेक्ट को उस प्रोजेक्ट के टाइटल पेपर्स को चेक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्लाइंट को नॉलेज नहीं है, वो एग्रीकल्चर लैंड पे भी अपना प्रोजेक्ट बना दें। तो सबसे पहले आर्किटेक्ट देखेगा कि जो लैंड है जिससे प्रोजेक्ट आ रहा है, वो लैंड कन्वर्टेबल है या नहीं, जिस पर्पज के लिए प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के उस पर्पज के लिए उसका पट्टा है या नहीं, लोकल अथॉरिटी की परमिशन है या नहीं। जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, तो सबसे पहले हमें लैंड टाइटल पेपर्स को चेक करना है कि वो उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली है या नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, वो है अप्रूव्ड प्लान का। आर्किटेक्ट जब कोई भी डिजाइन बनाता है, तो वो डिजाइन कैसे बनाएगा, जब उसके पास अप्रूव्ड साइट प्लान होगा। साइट प्लान के अकॉर्डिंगली उसमें सेटबैक लगेंगे,
उसकी हाइट डिसाइड होगी, उसका बीआर डिसाइड होगा, और भी जो बिल्डिंग के नॉर्म्स है वो उस साइट प्लान के हिसाब से होता है। तो आर्किटेक्ट के पास अप्रूव्ड साइट प्लान होना बहुत जरूरी है। अब कई बार ऐसी पोजीशन होती है कि आपके पास साइट प्लान तो है लेकिन वो काफी टाइम पुराना है और अब नए रूल्स आ गए। तो आर्किटेक्ट को क्या करना चाहिए कि जो भी नए लेटेस्ट रूल्स है, जैसे अभी राजस्थान के अंदर मॉडल बिल्डिंग बायलॉज चल रहे हैं, वो पूरे राजस्थान में सभी जगह लागू है। तो आर्किटेक्ट को मॉडल बिल्डिंग बायलॉज की जानकारी होनी चाहिए। यदि साइट प्लान क्लाइंट का पुराना है तो उसको ये देखना चाहिए कि उसमें जो सेटबैक वगैरह हाइट्स बीआर लगेगा वो सब नए बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से लागू होगा। तुषार जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के द्वारा हर सेक्टर के लिए, हर फील्ड के लिए अलग अलग स्कीम बनाई गई है, पॉलिसी बनाई गई है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 90% लोग इस पॉलिसीज का, इन स्कीम का फायदा नहीं ले पाते हैं। मैं आपको कुछ स्पेशल इंसेंटिव और उनके बारे में बताता हूँ कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे आपका होटल का प्रोजेक्ट हो, रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट हो, स्कूल्स का हो, हॉस्पिटल का हो, लैंड परचेज करते हैं तो 100% स्टेबिलिटी की छूट है, कन्वर्जन चार्जेज में 100% छूट है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट है। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है, एसजीएसटी का बेनिफिट्स है। आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट के पास अलग अलग बहुत सारी स्कीम्स है। तो आर्किटेक्ट को इन सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो सर जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उस समय हमें बहुत से तरह के लाइसेंस की जरूरत होती है। कंस्ट्रक्शन के समय, कंस्ट्रक्शन के बाद में, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कंसर्न टू एस्टेब्लिशमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग से कंसर्न टू एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। और कंस्ट्रक्शन के दौरान, कंस्ट्रक्शन के अंदर यदि आप अंडरग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं तो आपको CGWA यानी अंडरग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, उनसे भी आपको लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आजकल वाटर ऑडिट होती है, तो वाटर ऑडिट का भी बहुत जबरदस्त स्कोप है, उसकी भी आपके पास परमिशन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि आपकी लैंड फॉरेस्ट में आ रही है तो फॉरेस्ट की एनओसी, लोकल अथॉरिटी की एनओसी, इन सब का भी होना आपके पास जरूरी है। और एक महत्वपूर्ण लाइसेंस है, वो है लेबर डिपार्टमेंट का। आपका प्रोजेक्ट लेबर डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और BOCW के अंदर, यानी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जो भी उसके ईयरली चार्जेज बनते हैं BOCW के, वो भी हमें टाइम से जमा कराना चाहिए। तो आर्किटेक्ट पूरा क्लाइंट है, वो आर्किटेक्ट पे डिपेंड होता है। बहुत सारी एजेंसी है, उनके कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना, टर्म्स कंडीशन देखना, गवर्नमेंट का ड्यूज देखना, ये सब भी आर्किटेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको इन सब लाइसेंस की, गवर्नमेंट पॉलिसीज की जानकारी होनी चाहिए। और जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को आर्किटेक्ट से साइन करते हैं तो आपको अपना वर्क ऑफ स्कोप भी डिफाइन कर देना चाहिए कि मेरा ये वर्क रहेगा, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये कोई दूसरी एजेंसी करेगी। वो सारी चीज़ क्लियर कट होना बहुत जरूरी है। विष्णु जी, आपने भली भांति ये बताया कि किस तरह से एक प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए और किस तरह से लीगल मैटर्स में टाइटल पेपर्स वगैरह चेक करने चाहिए। लेकिन आई थिंक बीइंग एन आर्किटेक्ट, हमारी पूरी फ्रेटर्निटी को ये पता होना चाहिए कि उसमें हमें स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कौन कौन सी होती है। आज कोई भी क्लाइंट है, उसको इस चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, और आर्किटेक्ट जो होता है उस क्लाइंट को लीड करता है और उसका सबसे विश्वास पात्र होता है। तो आर्किटेक्ट को अपने क्लाइंट को, जो भी प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट कर रहा है, तो उसकी जो इंसेंटिव है उसके बारे में उसको क्लाइंट को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। विष्णु जी, इतनी इम्पोर्टेंट टिप्स की जानकारी आपने हमें दी, वो भी इतने कम समय में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी आर्किटेक्ट को किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते समय किसी भी प्रकार की सहायता, जैसे लैंड यूज से संबंधित, सेटबैक से संबंधित, बिल्डिंग की हाइट से संबंधित, सरकारी विभाग से बिल्डिंग प्लान अप्रूवल से संबंधित, लाइसेंस से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के दौरान अनेक प्रकार के लाइसेंस, जैसे फायर एनओसी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लाइसेंस, CTE एंड CTO, वाटर ऑडिट, एनवायरमेंट क्लियरेंस, अंडरग्राउंड वाटर यूज NOC की आवश्यकता होती है, जिसका कार्य हमारी लीगल टीम के द्वारा किया जाता है। तो तुषार जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो भी न्यू जनरेशन आर्किटेक्चर के प्रोफेशन में आना चाहते हैं या जो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्ट्स हैं, उन्हें आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बहुत अहम सवाल है ये। बडिंग आर्किटेक्ट्स के लिए किस तरह का एक लाइन ऑफ एक्शन रहना चाहिए। मैं नए आर्किटेक्ट्स को
ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस का एक मायने समझाना चाहूँगा। व्हाट इज़ ग्रोथ? जब आप अपने बिजनेस में आपका टर्नओवर 2 गुना कर लेते हो, वो होती है ग्रोथ आपकी। बट क्या ये सफिशिएंट है? अगर उस ग्रोथ के साथ में प्रोग्रेस नहीं हो, प्रोग्रेस मतलब ग्रोथ के साथ प्रोग्रेस तब आएगी जब आप अपने वर्क एथिक्स उसमें डालेंगे, तब यू विल फील कि ग्रोथ के साथ में प्रोग्रेस आई है। लेकिन अल्टीमेटली गोल होना चाहिए सक्सेस। सक्सेस कैसे आएगी? जब आप ग्रो करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे और उसमें ह्यूमैनिटी ऐड करेंगे, थोड़ी सी एक स्पिरिचुअलिटी डालेंगे, एक एम्पैथी डेवलप करेंगे पूरे प्रोसेस में, तब आपको मिलेगी सक्सेस। तो नए आर्किटेक्ट से मैं सबसे पहले तो कहूँगा, बी अ सक्सेसफुल आर्किटेक्ट, डू नॉट स्ट्रेस जस्ट ऑन द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, बी सक्सेसफुल इन एवरी एस्पेक्ट। इस देश में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इतनी अच्छे से बूम करेगी तो एन आर्किटेक्ट हु ग्रेजुएट फ्रॉम हिज आर्किटेक्चर स्कूल नीड नॉट टू बी ओनली अ डिजाइन आर्किटेक्ट। खाली आर्किटेक्ट का काम डिजाइन करना नहीं होता है। देयर आर लॉट ऑफ अदर एवेन्यूज इन आर्किटेक्चर। एक आर्किटेक्चर वो भी हो सकता है जो आर्किटेक्चर जर्नलिस्ट बन सकता है, जिसका काम है कि किस तरह से अच्छे आर्किटेक्चर का डॉक्यूमेंटेशन करना, वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, एन आर्किटेक्ट कैन बी ग्रीन बिल्डिंग कंसल्टेंट, कि जिस तरह से एक रिवॉल्यूशन चल रहा है देश में ग्रीन आर्किटेक्चर का, किस तरह से वो एक आर्किटेक्ट की दूसरे के डिजाइन को उसको ग्रीन आर्किटेक्चर बनाने में मदद करे। एन आर्किटेक्ट कैन बी हिस्टोरियन, वो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड को चूज कर सकता है। एन आर्किटेक्ट कैन बी आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर। तो ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिसमें कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट को 5th ईयर में आते आते वो चीज डेवलप हो जानी चाहिए कि नो, आई एम राइट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। ऐसे 20-25 एवेन्यूज हैं आर्किटेक्चर के जो कि आपको एक नया प्लेटफॉर्म देते हैं। जिस तरह से एक कॉर्पोरेट कल्चर हमारे देश में आता जा रहा है पूरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उस तरह से इन सारे लोगों की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। सो स्टूडेंट्स और फ्रेशर आर्किटेक्ट्स को मैं यही एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत सारे एवेन्यूज हैं। आपकी स्किल्स, आपकी कॉम्पिटेंसी को ध्यान में रखते हुए आप सही एवेन्यू का चयन करें। आपको खाली डिज़ाइन आर्किटेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप यू गो टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ एक फील्ड, एक प्रोफाइल होती है स्पेसिफिकेशन राइटर। उस आर्किटेक्ट का काम होता है वो खाली स्पेसिफिकेशन लिखता है, किसी प्रोजेक्ट में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं। सो लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, ये एक बहुत ही ग्लोरीफाइड और ग्लैमरस प्रोफेशन है जिसमें स्काई इज द लिमिट। अगर आप अपने स्किल्स को, अपनी कॉम्पिटेंसी को भली भांति अपने वर्क प्रोसेस में यूज करते हैं, स्काई इज द लिमिट। आप स्काई को टच करते हो इन टर्म्स ऑफ योर सक्सेस। एंड आपको अप्रोच बहुत हॉलिस्टिक रखनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस के साथ ऑनेस्टी रहनी चाहिए और साथ में कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो यही मेरा सजेशन बडिंग आर्किटेक्ट्स को और फ्रेशर आर्किटेक्ट्स को। थैंक यू सो मच तुषार जी। और मुझे लगता है कि आपकी इस एडवाइस से न्यू जनरेशन को और जो भी एग्जिस्टिंग आर्किटेक्ट्स हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। विष्णु जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आर्किटेक्ट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तुषार जी, जैसे कि अपन ने अभी चर्चा की थी कि आर्किटेक्ट का जो प्रोफेशन है अपने आप में यूनिक है, और जो आपने पीएचसी के बारे में बताया था, पेशेंस, होनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी, हर आर्किटेक्ट को जो भी काम कर रहे हैं और जो नए आना चाह रहे हैं उनको पीएचसी को अपनाना चाहिए। आज का टाइम बहुत चेंज हो गया है। क्लाइंट चाहता है कि उसका काम एकदम परफेक्ट हो, यूनिक हो, एकदम एडवांस हो, एडवांस टेक्नोलॉजी का उसमें यूज आए, और जो एंशिएंट वर्क चल रहा है उसका भी उसमें समावेश होना बहुत जरूरी है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो भी आर्किटेक्ट है उनको पूरे वर्ल्ड के में जो चेंजेज हो रहा है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, और जो उनका प्रोजेक्ट है उसमें उन चीज़ों को दिखाना बहुत जरूरी है। आज क्लाइमेट चेंज की चर्चा हो रही है, ग्रीन एनर्जी की चर्चा हो रही है, ग्रीन बिल्डिंग की चर्चा हो रही है। तो हमारा प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि हम क्लाइंट को रेस्पॉन्स करें, हम क्लाइंट को एडवाइज करें कि आपको अपने प्रोजेक्ट में इन सब चीज़ों को दिखाना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि जो भी आर्किटेक्ट है जो इस प्रोफेशन में है उनको बेसिक सारी नॉलेज, ग्रीन बिल्डिंग की, क्लाइमेट चेंज की, लोकल रूल्स की, फायर सेफ्टी की, और जो सारे बिल्डिंग के बायोलॉज है उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती है उनके बारे में भी अपने आप को अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो मैं सब आर्किटेक्ट को ये बोलना चाहता हूँ कि आपको डेली कुछ ना कुछ चीज़ सीखनी है, गवर्नमेंट की जो नई नई पॉलिसीज आ रही है उसके बारे में जानना है, ताकि हम अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा सकें। धन्यवाद विष्णु जी और तुषार जी, हमें आर्किटेक्ट इंडस्ट्री के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं और जो हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन्हें आपके एडवाइस से और जानकारी से बहुत ही हेल्प मिली होगी। वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी के एक्सपर्ट एंड डेडिकेटेड टीम है। जब भी कोई व्यक्ति प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है तो वह लैंड परचेज करता है। हमारी कंपनी के द्वारा ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है, रजिस्ट्री कराई जाती है, स्टैंप ड्यूटी और कन्वर्जन चार्ज की छूट दिलाई जाती है, सरकारी विभाग से प्रोजेक्ट अप्रूवल कराया जाता है, प्रोफेशनल अप्रोच के साथ सभी कार्य समय से पहले किए जाते हैं। आप हमारी सेवा के लिए अपॉइंटमेंट लेकर हमसे ऑनलाइन या हमारे ऑफिस आकर कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए या अपडेट के लिए आप आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।